हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं बताइए। आप सब बढ़िया होंगे। और आज मंडे है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जितने भी मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी एग्जाम 2023 में होने वाला है, 12 क्लास का एग्जाम, 12 क्लास का जो बोर्ड है, तो उन सब के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मैं इससे पहले पार्ट 1 लेके आया था एनपीओ एमसीक्यू का। और आज जो है हम लोग पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज भी हम लोग एनपीओ के एमसीक्यू को ही डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग का बेसिकली रहेगा पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे आज लगभग 20-21 क्वेश्चन। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे 20 क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लगभग 20 क्वेश्चन। तो 20 और 20 40 क्वेश्चन। अगर आप लोग 40 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों का एनपीओ का जितना भी एमसीक्यू बन सकता है, सारा का सारा इसी में कंप्लीट होगा। आप लोग को अलग से कहीं पर और मेहनत करने का जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं जितने भी एमसीक्यू डिस्कशन कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। तो इसको आप लोग समझते चलिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद इसको नोट्स कॉपी में जरूर नोट बनाइए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि क्या होगा कि एग्जाम टाइम में बस इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि आपका सिलेबस एक बार मतलब रिकॉल हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग का पार्ट 2 है। और बता दूं दोस्तों, इस चैनल पर जो मैं आप लोगों को क्लास लेकर आ रहा हूँ, इस चैनल का नाम है कॉमर्स फाउंडेशन जीके, ठीक है। इसमें आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिल रहा है। ये मेरा अपना चैनल है। और आप लोग इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, और मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, डेली शाम 7 बजे आप लोगों को वीडियो मिल रहा है। तो आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्यों देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को रेगुलर देखिएगा, हर एक वीडियो को देखिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप लोगों को कहीं पर भी अलग से मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट मेहनत कराऊँगा इसी चैनल पर, ठीक है? आप लोगों को कहीं पर भटकने का ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा जी तोड़ करके मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के प्रति। तो बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फ़ायदा उठाइए। अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और हम लोग मिल करके चलिए एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40-41 तक देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 टू 20 देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लीजिएगा, और पिछला वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है। आप लोगों को बताना है कि कोई भी क्लब के द्वारा जो प्रवेश शुल्क होता है, यानी कि एंट्रेंस फी होता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग मानते हैं आयगत प्राप्ति। क्या मानते हैं? आयगत प्राप्ति। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देता है कि नहीं, इसको पूंजीगत मानिए, तो पूंजीगत मानते हैं, अन्यथा इसको हम लोग क्या मानते हैं? आयगत प्राप्ति मानते हैं। ठीक है। यानी कि प्रवेश शुल्क को हम लोग बोलते हैं इंट्रेंस फी। क्या बोलते हैं? इंट्रेंस फी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछता है कि इंट्रेंस फी को क्या मानना चाहिए, तो हम लोग क्या मानेंगे? इसको आयगत प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही कह देता है कि इसको पूंजीगत मानिए, या फिर कुछ परसेंट पूंजीगत मानिए और कुछ परसेंट आयगत मानिए, तो हम लोग उस कंडीशन में उसको पूंजीगत भी मानते हैं। लेकिन जनरली हम क्या क्या मानते हैं? आयगत प्राप्ति मानते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है। यानी जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका सारांश है? ये आप लोगों को बताना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका सारांश है। तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है समस्त पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतानों का, या समस्त आयगत प्राप्ति एवं भुगतानों का, या फिर समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें हम लोग जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं, तो इसमें हम लोग समस्त आयगत को भी लिखते हैं और पूंजीगत को भी लिखते हैं। यानी कि जितने भी हम लोग का रेवेन्यू नेचर का होता है, और जितना भी हम लोग का कैपिटल नेचर का होता है, हम लोग दोनों को लिखते हैं ना। यानी कि ये दोनों का सारांश है। किसका सारांश है? दोनों का। यानी कि
आयगत का भी और पूंजीगत दोनों का सारांश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को इसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है, एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, रुकिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे और सब कुछ बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000 है, यानी कि हमको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? देखिए हमको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 50,000। कितना मिला है? 50,000 मिला है। आई होप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, हल्का सा, है ना। और देखिए आदत चंदा कितना है अंत में, तो मेरे प्यारे दोस्तों अंत का जो आदत रहता है, यानी कि एंडिंग, जो एंड में जो आउटस्टैंडिंग रहता है, इसको हम लोग जोड़ते हैं। और ये कितना दिया हुआ है? 8,000 दिया हुआ है। तो कितना हो रहा है जोड़ने पर? 58,000। कितना हो रहा है? 58,000। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रारंभ में, यानी कि ओपनिंग टाइम में, है ना, ओपनिंग के टाइम का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है कितना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि अदर चंदा दिया हुआ है 6,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों ओपनिंग वाला को माइनस करते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना निकल रहा है? 52,000। कितना निकल रहा है? 52,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टार बना करके लिख लीजिए कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि टोटल कितना मिला। तो देखिए टोटल मिला था हम लोगों को 50,000 करेंट ईयर में, वर्तमान साल में कितना मिला? 50,000। इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग को, किसको जोड़ते हैं? आउटस्टैंडिंग। कौन सा आउटस्टैंडिंग? इस साल का लास्ट का आउटस्टैंडिंग को हम लोग जोड़ते हैं, जो कि कितना दिया हुआ था? 8,000, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का हुआ 58,000। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों माइनस भी करते हैं। किसको माइनस करते हैं? लेस करते हैं। किसको लेस करते हैं? आउटस्टैंडिंग। कौन सा आउटस्टैंडिंग को? ओपनिंग वाला को। तो मेरे प्यारे दोस्तों ओपनिंग वाला कितना दिया हुआ है? 6,000। तो हम लोग 6,000 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना निकलेगा? 52,000। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि वर्ष का अंत वाला को जोड़ते हैं, वर्ष के अंत में जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको जोड़ेंगे, और वर्ष के प्रारंभ में जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का कितना निकला? 52,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है? देखिए सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लिए हैं, दो क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। देखिए वर्ष के दौरान कितना चंदा मिला है? 1,00,000। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा, यानी कि टोटल हमको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? टोटल मिला है 1,80,000। टोटल 1,80,000 मिला है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? अभी बताए थे हम कि आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं। कौन सा आउटस्टैंडिंग को? एंड वाला, यानी कि साल के लास्ट वाला। तो साल का लास्ट में देखिए कितना दिया? वर्ष के अंत में दिया है 20,000, यानी हम लोग 20,000 को जोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों कितना आ गया? 2,00,000। कितना आ गया? 2,00,000। लेकिन 2,00,000 आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग माइनस भी तो करते हैं। किसको माइनस करते हैं? आउटस्टैंडिंग। कौन सा? ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं। तो देखिए वर्ष के प्रारंभ में दिया गया है ना, वर्ष के अंत में, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए ये तो था हम लोग का वर्ष के अंत में था, ठीक है। अब देखिए वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा, तो ठीक है वर्ष के अंत में, मतलब वर्ष के अंत में यानी एडवांस है। तो ये एडवांस है, तो एडवांस को भी हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जो एडवांस दिया हुआ है ना, देखिए ये ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि क्या है? ये हम लोगों का एडवांस है। तो एडवांस को भी हम लोग क्या करते हैं ना, एडवांस को भी हम लोग माइनस करते हैं। और कौन सा एडवांस है? एंडिंग वाला एडवांस है, लास्ट का एडवांस है। कितना है? 10,000। तो 10,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर निकलेगा? 1,90,000 आंसर निकलेगा। कितना होगा? 1,90,000। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत बनाऊंगा, ठीक है, बना कराऊंगा आप लोग को। अभी हम लोग एमसीक्यू के तौर पर पढ़ रहे हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल के तौर पर पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस करेंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ओपन प्लेटफॉर्म में चैलेंज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं जिम्मा उठाया हूँ कि आप लोग को मैं अकाउंटेंसी में 70% से अबव दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा, ठीक है। मैं अभी बहुत टाइम है, हम लोग को 2 महीना टाइम है, जी तोड़ के मेहनत करेंगे, लेकिन आप लोगों को दिलाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है, यानी जो स्पेशल जो फंड होता है, कोई स्पेशल फंड, जैसे डोनेशन फंड, बिल्डिंग फंड, ये सब हम लोग बोलते हैं
स्पेशल फंड। अगर कोई विशिष्ट कोष है यानी कि विशिष्ट कोष यानी कि स्पेशल फंड है, और अगर स्पेशल फंड में क्या कहा जा रहा है कि यदि व्यय की राशि विशिष्ट कुल कोष की कुल राशि से अधिक हो, यानी कि मान लेते हैं कि मेरा फंड में है, मान लेते हैं 1 लाख, मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, मेरा फंड में है 1 लाख, और मेरा खर्चा हो गया मान लेते हैं कितना, मेरा खर्चा हो गया मान लेते हैं 1,10,000। कितना खर्चा हो गया? 1,10,000। तो जितना फंड में था, अगर फंड से ज्यादा, अगर देखिए विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक होता है, अगर मेरा खर्चा जितना फंड में पैसा है फंड से अधिक होता है, तो जितना मेरा ज्यादा खर्चा हो गया उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेष व्यय को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग दिखाते हैं आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बस जुड़े रहिएगा, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा इसे वीडियो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है कि उपभोग जन्य, यानी ऐसा वस्तु, ऐसे मद जो हम लोग उपभोग में लाते हैं, यानी कि कंजम्पशन करते हैं, यूज करते हैं, और अगर वैसे चीजों की बिक्री से अगर हम लोग को प्राप्ति होता है, तो वैसे प्राप्ति को हम लोग कहाँ लिखेंगे, कहाँ दिखाएंगे? तो देखिए जितने भी हम लोग का उपभोग उपभोग जन्य होती हैं, इन सबके अगर बिक्री से अगर हम लोग को आय होता है, तो इसको हम लोग दिखाते हैं कहाँ पर? यानी इसको हम लोग मानते हैं आयगत प्राप्ति। क्या मानते हैं? आयगत प्राप्ति, क्योंकि ये हम लोग का बार बार होने वाला है। तो हम लोग 26 का बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए न्यूमेरिकल है, हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, पर अभी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 5,000 है, यानी कि हमको टोटल कितना चंदा मिला? टोटल हमको सब्सक्रिप्शन मिला है 5,000। कितना मिला है? 5,000। और अगले वर्ष के लिए अग्रिम राशि, यानी अगले साल के लिए मिला है, इस साल के लिए नहीं है, अगला साल के लिए 300 रुपया। और चालू वर्ष के अंत में अदत राशि, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, यानी करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कितना है? 400। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग जोड़ते हैं, अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आंसर कितना निकला? 5,400। लेकिन इसमें एडवांस है, तो एडवांस को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एडवांस जो है नेक्स्ट ईयर के लिए है। कितना है? 300। तो 300 हम लोग माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना निकला? 5,100। कितना निकला? 5,100। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि यदि आय 16,000 है, अगर इनकम कितना है? इनकम हम लोग का है 16,000। इनकम है हम लोगों का कितना? 16,000। और देखिए पूंजी कोष में डेबिट की कम राशि, यानी कि हम लोग का ऐसा खर्चा, देखिए यदि आय कितना है? इनकम हम लोगों का है 16,000, और हम लोग का जो डेबिट साइड में जो हम लोग एक्सपेंडि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो दिखाए हैं, वह राशि कितना है? 4,300। तो बताना है कि हम लोग का टोटल व्यय कितना हुआ था, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ था। देखिए टोटल एक्सपेंस हम लोग कितना हुआ था? 20,300। कितना हुआ था? 20,300 हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आई होप आप लोग समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा न्यूमेरिकल बनाएंगे नहीं, हम लोग खूब बनाएंगे इसे। इतना इस अगर एक नहीं समझ में आ रहा तो घबराने की कोई बात नहीं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन से डरिएगा मत, घबराइएगा मत, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाएंगे, एक आध नहीं बहुत बनाएंगे। हम न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन का जी तोड़ के मेहनत करेंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बिना कॉपी कलम का बना देंगे फटाफट फटाफट, ठीक है? देखिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि आय व व्यय खाते का शेष दिखाता है, यानी कि जो हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है, वो क्या शो करता है? वो या तो सरप्लस को शो करता है, या फिर हम लोग का डेफिसिट को शो करता है। क्या करता है? डेफिसिट को शो करता है, यानी कि या तो वह व्यय पर आय की अधिकता को शो करता है, यानी कि सरप्लस को, या फिर विलोमता को, यानी कि डेफिसिट कमी को शो करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 29 का डी। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोग समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को पूरा पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 को जरा गौर फरमाइएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति मर गया, अगर मान लेते हैं ये मिस्टर
एक्स था, मिस्टर एक्स मर गया और ये अपना पूरा संपत्ति किसी एनपीओ को यानी किसी एनजीओ को दे दिया, एनपीओ को दे दिया। तो इसके द्वारा जो भी हम लोग को संपत्ति मिला उस संपत्ति को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं, रिक्त। है ना? रिक्त कहते हैं, रिक्त, रिक्त। हिंदी में इसको रिक्त बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं लेगासीज। क्या बोलते हैं? लेगासीज बोलते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है? रिक्त और लेगासीज, हिंदी में बोलते हैं रिक्त और इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेगासीज। अगर कोई व्यक्ति मर गया और अपना पूरा संपत्ति किसी को दे गया, किसी संस्था को, किसी एनपीओ को, तो उस संपत्ति को क्या कहा जाता है? रिक्त कहा जाता है। रिक्त नहीं, रिक्त, थो थो, है ना? थो, रिक्त, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिक्त, है ना? 30 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि लेगासीज को क्या मानते हैं? जो ये रिक्त होता है, यानी कि जो ये रिक्त होता है यानी कि वासियत होता है, यानी कि जो इसका इस व्यक्ति का संपत्ति है उसको हम लोग क्या मानते हैं? तो इस व्यक्ति का संपत्ति को हम लोग दायित्व मानते हैं। क्या मानते हैं? दायित्व मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेगासीज को क्या माना जाता है? लेगासीज को दायित्व यानी कि लायबिलिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का संपत्ति को हम लोग दायित्व मान करके यूज करेंगे, ना कि संपत्ति मान के खर्चा करेंगे। इसको हम लोग जिम्मेवारी के साथ संभाल के रखेंगे, जहां पर जरूरत पड़ेगा वहीं पर खर्चा करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि ले लिया और अपना मनचाहा वो खर्चा कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको दायित्व मानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी कि जो लाइफ मेंबरशिप फी होता है, क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फी होता है। तो लाइफ मेंबरशिप फी को कहाँ दिखाया जाता है? लाइफ मेंबरशिप फी को, तो लाइफ मेंबरशिप फी को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। कहाँ दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, यानी कि क्या हो जाएगा? आर्थिक चिट्ठे में। कहाँ पर? आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में, ठीक है? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। तो अगर रहता तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड इसका सही आंसर होता, लेकिन लाइबिलिटी साइड या फिर संपत्ति साइड दिया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान जो होता है, यानी हम लोग जो होनोरियम पेमेंट करते हैं, होनोरियम टू सेक्रेटरी, तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार का आयगत व्यय है। क्या व्यय है? आयगत व्यय, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बार बार भुगतान करना पड़ता है। बार बार भुगतान करना पड़ता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, और जो एक बार करना पड़ता है उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है? पिछला वीडियो में मैंने डिस्कशन कर चुका था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयगत व्यय है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता है, यानी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? ये किस नेचर का अकाउंट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक वास्तविक खाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक प्रकार का रियल अकाउंट है। क्या अकाउंट है? एक प्रकार का रियल अकाउंट है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं कि आय व्यय खाता क्या है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर किस प्रकार का है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? तो यह एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र खाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इस देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, नाम मात्र खाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि निम्न में बताना है कि कौन सा लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं है पूछा है, यानी कि बताना है कि कौन सा जो है एनपीओ नहीं है। एनपीओ है नहीं, एनपीओ नहीं है। तो बताइए कौन सा एनपीओ नहीं है? तो देखिए महाविद्यालय, महाविद्यालय तो है। खेलकूद क्लब ये भी है। मारुति उद्योग, देखिए मारुति उद्योग जो है, मारुति कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो बिजनेस करती है, यानी कि कार बनाती है, मारुति बनाती है। तो ये एनपीओ नहीं है, ये एनपीओ नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि कौन सी संस्था एनपीओ नहीं है, कौन सी लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मारुति उद्योग नहीं है, बाकी हॉस्पिटल भी है, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता दर्शाता है, यानी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये जनरली क्या शो करता है?
तो ये जनरली डेबिट सेस को शो करता है। क्या शो करता है? डेबिट सेस को शो करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 37 का सी। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि आय तथा व्यय खाता दिखाता है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हम लोगों को क्या दिखाता है, क्या शो करता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या तो क्या शो करता है, या तो अधिकोष को शो करता है, अधिक्य को, या फिर घाटा को, यानी कि या तो सरप्लस को शो करता है, या फिर किसको करता है? डेफिसिट को करता है, डेफिसिट को। यानी कि सरप्लस को बोलते हैं अधिक्य, अधिक्य, और इसको बोलते हैं क्या? घाटा। या तो सरप्लस को शो करता है या फिर घाटा को शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान, यानी अगर आपको कोई स्पेशल पर्पज के लिए डोनेशन मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। क्या है? ये है स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन मतलब देखिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो इस प्रकार का फंड, यानी कि इस प्रकार का डोनेशन जो किसी स्पेशल काम के लिए मिला है, उसको बोलते हैं स्पेशल डोनेशन, है ना? यानी कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान को क्या बोलते हैं? स्पेशल डोनेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको हम लोग लाइबिलिटी मानते हैं। इसको क्या मानते हैं हम लोग? इसको हम लोग लाइबिलिटी, यानी कि हम लोग इसको दायित्व तो मानते हैं। और दायित्व को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, यानी कि आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। कहाँ पर? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग दायित्व क्यों मानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए ये जो डोनेशन मिला है स्पेशल फॉर बिल्डिंग मिला है, यानी कि बिल्डिंग के में इस पैसा का खर्चा जो है, इस पैसा का जो खर्च है, यूज है, बिल्डिंग में ही करेंगे, बिल्डिंग के अलावा कहीं नहीं करेंगे। यानी कि जिस स्पेशल जिस पर्पज के लिए मिला है उसी पर्पज में उसको खर्च करना है, इसीलिए इसको हम लोग दायित्व मानते हैं। हम मनचाहा अपना इधर-उधर खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए हमको दायित्व संभाल के रखना होगा और उसको सिर्फ बिल्डिंग में ही खर्चा करना होगा। इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं? दायित्व मानते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में जितने भी एनपीओ होती हैं उसमें देयताओं पर परिसंपत्ति की अधिकता को क्या कहते हैं? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए बैलेंस शीट होता है, एक होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट होता है। आप सबको पता है बैलेंस शीट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी को पता होगा कि बैलेंस शीट में इस प्रकार का हम लोग का फॉर्मेट बनता है। ठीक है? मैं आप लोगों को ये डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए किस प्रकार का रहता है। ठीक है? इधर हम लोग लिखते हैं किसको? इधर हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटी को। इधर क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज को लिखते हैं। और इधर लिखते हैं हम लोग एसेट्स को। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि परिसंपत्तियों की अधिकता को, यानी अगर मेरा एसेट्स ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया? लाइबिलिटी से ज्यादा हो गया। मान लेते हैं कि इधर का मेरा हो गया 1 लाख। ठीक है? इधर का कितना हो गया? 1 लाख हो गया। और मान लेते हैं इधर मेरा हुआ 70,000। तो जो भी एसेट्स ज़्यादा हो गया दायित्व से, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बचता है इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है कैपिटल फंड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कैपिटल फंड। आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि इसको पूंजी निधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पूंजी निधि, यानी कि कैपिटल फंड कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। टोटल इस चैप्टर में हम लोग 41 क्वेश्चन किए। 41 के बाहर इसमें आप लोगों का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इस बात का मैं लिखित दावा करके आप लोगों को दे सकता हूँ, है ना। आप लोग अगर 41 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए तो आप लोगों का एमपीओ कंप्लीट हो गया एमसीक्यू के तौर पर। अब न्यूमेरिकल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहते हैं? यानी अगर हम लोगों का जो व्यय है, यानी कि एक्सपेंसेस है, ये कम है किससे? इनकम से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं, यानी कि अधिशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों याद रख लीजिएगा, अगर हम लोगों का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए इनकम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग दोनों बातों को याद करके रख लीजिएगा। ठीक है? आपसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों
आई होप आप लोग आज का सेशन से कुछ सीखे होंगे, और अगर आप लोगों को कुछ सीखने को वास्तव में कुछ सीखने को मिला, और अगर लग रहा है आप लोगों को कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की सहायता है, सहायता चाहिए मुझे। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए, जिनको भी नीड है उन तक पहुँचा दीजिए बस, और कुछ मत कीजिए। आप लोग बस उतना सपोर्ट कर दीजिए, मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दूँगा। पूरा कंप्लीट आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ा दूँगा, टाइम बचेगा तो इकोनॉमिक्स और बीएसटी और बीएमटी भी पढ़ा दूँगा। ठीक है? बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट के बलबूते मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, और हम लोग कल पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यू। यानी कि जो हम लोग का जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, ये तो फर्स्ट चैप्टर है, अब सेकंड चैप्टर। जो पार्टनरशिप के लिए फर्स्ट है, लेकिन बुक के हिसाब से सेकंड चैप्टर है। उसके एमसीक्यू को हम लोग मेहनत करके हम लोग ताबड़तोड़ बनाएँगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।